जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करे तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जी हाँ, संत कबीरदास जी का ये मशहूर दोहा, और इसको अगर मैं पढ़ रहा हूं तो आप समझ गए हैं कि बात को समझो में बात होगी जाति और जातिगत जनगणना की। कहा तो 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर पूरे भारत से लेकर उपमहाद्वीप के बाहर दुनिया में भी हलचल मची हुई थी और चर्चा हो रही थी कि इस पहलगाम हमले का बदला भारत किस तरीके से लेगा, हिंदुस्तान किस तरीके से लेगा। और आप मुझे भी मीडिया के माध्यम से हमारे अमर उजाला के यूट्यूब चैनल पर ही देख रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न चैनलों पर तो युद्ध छिड़ चुका। अब आप कितना भी दोष दे दीजिए, माहौल ही कुछ ऐसा है कि ऐसा लगता है कि सारे टीवी चैनलों पर ही इस पूरी रणनीति के जानकार बैठे हैं और वो युद्ध छेड़कर ही मानेंगे। लेकिन युद्ध करना ना इतना आसान होता है, ना युद्ध होना चाहिए, हम तो चाहते हैं, लेकिन हमला हुआ है तो जवाब भी दिया जाएगा। बहरहाल वो मसला अलग है। इस सारे मसले के बीच में ही जब अप्रैल माह की अंतिम तारीख का कैलेंडर हम बदलने जा रहे थे कि 1 मई आएगा, मजदूर दिवस आएगा, महाराष्ट्र दिवस आएगा, हम इसको मनाएंगे, लेकिन अचानक केंद्रीय जो कैबिनेट है उसकी बैठक हुई और उसमें से जो फैसला निकल कर आया उसने सबको चौंका दिया। जी हाँ, 30 अप्रैल 2025 ये बड़ा ऐतिहासिक दिन माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा कि जिस जातिगत जनगणना को लेकर बवाल मचा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल भी आपस में इसको लेकर मतभेद उनके जो थे वो सामने आ रहे थे लगातार। बिहार जो उनका सहयोगी दल है वहीं पर जातिगत जनगणना हो चुकी थी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार उसने की और राहुल गांधी तो लगातार जातिगत जनगणना, किस जाति के कितने अधिकारी हैं, वो कहाँ किन पदों पर बैठे हैं, संसद से लेकर ट्विटर तक लगातार। संसद से सड़क इसलिए नहीं कि सड़क का मामला ही नहीं है, ट्विटर और वहीं तक महदूद है। तो ये होता रहा, लगातार जाति की बात इस देश में होती रही। जाति व्यवस्था जितनी पुरानी है, जातियों को लेकर बहस भी उतनी पुरानी है। जातियां कहाँ कैसे उपजी, कर्म से जाति का जो संबंध है वो अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन जातियों की दीवारें कहीं ना कहीं इतनी बड़ी हो गई कि उनको तोड़ने की तमाम कोशिशें शायद कमज़ोर साबित हो रही हैं और अब नए नए तरीके से जाति की उन दीवारों में अधिक मजबूत ईंट गारा लगाने की कोशिशें हो रही हैं। इस देश ने मंडल का वो दौर देखा है कि जिसकी वजह से जातिगत आरक्षण को लेकर देश में बवाल मच गया था, और हम आज भी नहीं भूले होंगे राजीव गोस्वामी के उस आत्मदाह को जिसके बाद छात्र आंदोलन भड़क उठा था। दरअसल अगर प्रतिभा के आधार पर देश में आरक्षण मिलना चाहिए तो फिर जाति के आधार पर आरक्षण क्यों मिलता है? जाति के आधार पर आरक्षण इसलिए मिलता है कि इन जातियों का सदियों तक दमन और शोषण हुआ। उस दमन और शोषण के चलते उनको आगे लाने के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इस विशेष व्यवस्था का तरीका क्या हो? और उसके आगे का सवाल यह है कि जातिगत जनगणना हो भी जाएगी तो उससे फायदा मिलेगा या नुकसान होगा, या क्या फिर से देश राजनीति के उसी मंडल वाले दौर में चले जाएगा? मंडल कमंडल की राजनीति जो लोग नए हैं, जो नहीं समझते, वो इसलिए कहा जाता है कि मंडल आयोग बैठा था और मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का जो पिटारा उस वक्त के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, वीपी सिंह ने खोला था, उसने देश को आरक्षण की आग में झोंक दिया था। और उस आग की जो राख है वो अभी तक पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है। उस पर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेंकते रहते हैं। और कमंडल इसलिए कि जो रथ यात्रा निकली थी लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में, उससे वो कमंडल वाली राजनीति, हिंदूवादी राजनीति, अयोध्या के राम मंदिर वाली राजनीति की बात चली, इसलिए मंडल कमंडल का अक्सर जुमले के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहरहाल जातिगत जनगणना जो ये है अपने आप में कोई नई चीज़ नहीं है। आप सोचिए कि अंग्रेज़ों को भारत में जाति व्यवस्था का कितना गहरा अध्ययन या समझ थी, या उन्होंने किस तरीके से भारत में जातिगत व्यवस्था को देखा था। भारत की धर्म और जाति को, सामाजिक ताने बाने को अंग्रेज़ों ने बहुत बेहतर तरीके से समझा और कहाँ दीवार खड़ी करनी है, कहाँ दीवार गिराना है, कहाँ पर नफ़रत का जहर बोना है, कहाँ हिंदू मुसलमान करवाना है, कहाँ अगड़ा पिछड़ा करवाना है, वो उनके किए से नहीं था, वो पहले से था। और उस व्यवस्था का उपयोग कैसे करना ये वो समझते थे। इसीलिए आपको ये जानकर शायद आश्चर्य हो, या आपकी जानकारी में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1881 से लेकर 1931 तक, जी हाँ, सन ध्यान से सुन लीजिए, 1881 से लेकर 1931 तक इस देश में जातिगत जनगणना होती थी। जातिगत जनगणना के वो आंकड़े उस समय से फाइलों में दर्ज है और उसी को आधार माना गया कि इस देश में किस जाति के कितने लोग हैं, कितने रहवासी हैं। लेकिन देश जब 1947 में आज़ाद हो गया, 1951 में पहले चुनाव आए, तो 1951 में यह तय किया गया कि हमको जातिगत जनगणना नहीं करनी चाहिए। गौर से सुनिए, नहीं करनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का वो संविधान और उसमें वो जातिगत आरक्षण की व्यवस्था, जिसको उन्होंने कहा था 10 साल तक चलाना चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए,
समीक्षा के बजाय उस पर राजनीति होती रही। समीक्षा हुई ही नहीं, जातिगत जनगणना हुई ही नहीं, इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यूपीए की जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली, उस वक्त जातिगत जनगणना की गई, लेकिन उसके आंकड़े कभी सामने नहीं आए। 2011 में अगर हुई और सामने आने थे तो सामने आने से पहले ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई और सरकार ने कह दिया कि जो जातिगत जनगणना हुई है वो सही नहीं है। उसमें जो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसको सामने लाया गया था, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं सामने लाई गई। कहा गया कि इसमें ऐब है, इसमें खराबी है। वही भाजपा सरकार, वही एनडीए सरकार जो अड़ी हुई थी कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए और ये देश को जाति में बांटने की कोशिश है, वो अचानक पहलगाम हमले की चर्चा के बीच और उसके बदले की चर्चा के बीच जब अपने ही मंत्रिमंडल में ये निर्णय ले लेती कि देश में जातिगत जनगणना होगी, तो निश्चित तौर पर वो चौंकाने वाली चीज है। और कहां तो ये सरकार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जानकार लोग ये मानते हैं कि ये मोदी सरकार की विपक्ष पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक है। इसको बिहार में आने वाले चुनाव जो अक्टूबर नवंबर 2025 में इसी साल होने जा रहे हैं उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार में जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा मायने रखती है। हम कुछ भी माने, सारे चुनाव जाति के आधार पर लड़े जाते हैं, जाति की चर्चा होती है, जाति का उम्मीदवार होता है और टिकट जाति देखकर बांटे जाते हैं, वोट भी इसीलिए जाति देखकर दिए जाते हैं। हम जाति की जितनी बात करेंगे जाति की खाई उतनी बड़ी होती जाएगी। हम नहीं सोचेंगे कि हमारे विद्यालय महाविद्यालय में हमारे पास बैठकर हमारे साथ पढ़ाई करने वाला बच्चा या हमारे साथ टिफ़िन खाने वाला बच्चा कौन सी जात का है, लेकिन जब बार बार जात होगी तो हम सोचेंगे यार हमारे बगल में किस जात का बच्चा बैठा है। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ और वहाँ पर सबसे छोटे कर्मी से लेकर शहर के डीएम तक के बच्चे एक साथ पढ़ते थे, हम साथ में खेलते थे, साथ में टिफ़िन खाते थे। हम नहीं सोचते थे कि ये किस जाति से आया, किस धर्म से आया है। लेकिन जब ज़्यादा बातें इसकी होने लगती हैं, समाचार माध्यमों में, नेताओं के मुख से, अलग अलग रीति नीतियों में जब आता है, तो हम सोचते हैं कि किसकी क्या जाति है। और इसीलिए कबीर तो कह गए, जात न पूछो साधु, जिसके पास ज्ञान है उसकी जाति क्या पूछना। और जातिगत व्यवस्था क्यों की गई थी वो अपने आप में एक बड़ी लंबी चर्चा का विषय है। लेकिन जाति के नाम पर अगर दमन हुआ है, शोषण हुआ है, तो वो शोषण गलत था। उसको ठीक करने के लिए एक सुझाव के तौर पर यह व्यवस्था आई थी, उस व्यवस्था को संवैधानिक तौर पर लागू कर दिया गया। लेकिन वही व्यवस्था देश में राजनीतिक रोटी सेकने का सबसे बड़ा जरिया बन गई है। आत्मदाह की उस आग को कभी भी बुझने नहीं दिया जाता, क्योंकि इन अंगारों पर रोटियां सेककर वोट बैंक की राजनीति की जाती है। बहरहाल इस पर आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे, बहुत सारे एक्सप्लेनर्स होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, और ये रुकने वाला विमर्श नहीं है, क्योंकि मंत्रिमंडल में केवल फैसला हुआ है कि होगी। कब होगी, किस तारीख को होगी, किस तारीख को शुरू होगी, किस तारीख को खत्म होगी, इसकी पूरी डिटेल्स आनी है, और ये अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए यह बहस भी लंबी चलनी है। बहरहाल इससे समझने वाली बात सिर्फ ये है, 1881 से 1931 तक होती थी, 51 से बंद हो गई। जब हुई भी 11 में तो वो सामने नहीं आ पाई। फिर से बात हो रही है कि होगी, किस तरीके से होगी, क्या व्यवस्था रहेगी। लंबी कवायद है, भारत में वैसे भी जनगणना अपने आप में बहुत लंबी कवायद है। 130-140 करोड़ के देश में लोगों को गिनना, फिर लोगों की जाति को गिनना, फिर उनके धर्म को गिनना, फिर उनकी आय को गिनना, उनकी सामाजिक स्थिति को गिनना बहुत पेचीदा मसला है। लोग प्रशिक्षित नहीं हैं। पहले जो फॉर्म आते थे ना, एक बड़ी उल्लेखनीय बात है कि उसमें लिखना पड़ता था आपकी जाति क्या है। जिसको नहीं मालूम वो कुछ भी लिखता था, ऑप्शंस नहीं थे, विकल्प नहीं थे। अब ये बात सामने आ रही है कि शायद विकल्प दिए जाएंगे। अब विकल्प दिए जाएंगे तो कितने, हजारों जातियां, उससे भी ज़्यादा उपजातियां, उपजातियों में भी श्रेणियां, और इन सारी उपजातियों और श्रेणियों के इस पूरे जो जंजाल है उसमें से निकाल कर ये तय कर पाना कि ये जातियों का गणित और महागणित कैसे बैठता है, उसके आगे उस पर निर्णय लेना, ये बहुत सारे सवाल हैं। बिहार में जब जातिगत जनगणना सामने आई तो उसके कई आंकड़े आए और कुछ आंकड़े चौंकाने वाले थे, जो ये बताते हैं दलित और पिछड़ों की स्थिति बिहार में कैसी है, और कुल 60% जो वहाँ की आबादी है वो उन्हीं को मिलाकर अगर बनती है, तो उनको लेकर सामाजिक उनकी समरसता के लिए क्या किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि इस जातिगत जनगणना अगर हो भी जाएगी तो इसके आंकड़ों का क्या होगा। 2-3 बातें हैं। अगर इन आंकड़ों का दुरुपयोग होगा, जातिगत खाई को बढ़ाने के लिए होगा, तो ये सारे कवायद बेकार है, और हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर अच्छे काम के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए इसका उपयोग होता है, तो हमें पता लगेगा कि इतने सालों से, लगातार पिछले 77 सालों से जो आरक्षण मिल रहा है, उससे अगर क्रीमी लेयर बन गई है, लगातार जो क्रीमी लेयर की बात होती है, मतलब अगर आरक्षण का लाभ लेकर कोई उच्च पद पर पहुंच गया है, अच्छे पद पर जाकर उसने अपनी सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को बेहतर कर लिया, तो उनके बच्चों को भी फिर आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। बच्चा तो उसी जाति में पैदा हो रहा है, लेकिन उस जाति में अगर पिता डीएम बन गया है, सेक्रेटरी बन गया है, या सरकारी नौकरी में किसी अन्य ऊंचे पद पर चला गया है, तो क्या उसके बच्चे को भी उसका लाभ
लगातार मिलते रहना चाहिए। तो फिर उस क्रीमी लेयर को बाहर करके अन्य लोग जो फिर भी इस रेस में अभी भी पिछड़े हुए हैं, उनको लाभ लिखा हुआ है पर मिल नहीं पा रहा है, उनको कैसे आगे लाएं। अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े इसमें मदद करते हैं कि लाभ लेकर अलग स्तर पर पहुंच चुके लोगों को छांटा जाए, जिनको लाभ नहीं मिला है उनको ऊपर लाया जाए, तो ये फायदे की हो सकती है। अभी तक व्यवस्थित रूप से जातियों की जो उपस्थिति है समाज में, शहरों में, जिलों में, वो केवल अंदाजा भर है। कागजों पर सही तरीके से व्यवस्थित आंकड़ा इन जातियों का उपलब्ध नहीं है। योजनाओं को लागू करने में, सरकार के पैसे को सही तरीके से उन तक पहुंचाने में अगर ये आंकड़े मदद करते हैं तो बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन नुकसान की बात करें तो खाई बड़ी हो सकती है। एक शंका ये भी जताई जा रही है कि जिस तरह सरकारी नौकरियों में आरक्षण है और उसमें अधिकतम 50% की व्यवस्था कोर्ट के निर्णय से हो चुकी है, शायद उसको बढ़ाकर 60% करने की कोशिश हो सकती है। सारी अटकलें हैं। दूसरा, अगर ये आरक्षण जो अभी तक केवल सरकारी क्षेत्र तक सीमित है, उसको निजी क्षेत्र पर लागू किया, जिसकी बात भी हुई है कई बार, उसको व्यवहारिक रूप से अमल में नहीं लाया जा सका है, तो फिर अगर निजी क्षेत्र में भी आरक्षण हो जाएगा, निजी क्षेत्र में भी प्रतिभा के आधार पर नहीं, अंकों के आधार पर नहीं, मेरिट के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर नौकरियां मिलेंगी, तो जो लोग प्रतिभा के आधार पर अपने धर्म, जाति या अपने जो उनकी पृष्ठभूमि रही है सामाजिक, उसके आधार पर नहीं, केवल अपनी प्रतिभा के आधार पर, अपने मेरिट के आधार पर नौकरी ढूंढते हैं, वो लोग आखिर कहाँ जाएंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिसने इस बहस को छेड़ दिया है जब से केंद्रीय मंत्रिमंडल का 30 अप्रैल 2025 का ये फैसला आया है कि देश में जातिगत जनगणना होगी। बहरहाल पूरी कोशिश ये बताने की थी कि जातिगत जनगणना क्या है, क्यों हो रही है, कब से हो रही है ये पता नहीं है, इससे क्या हो सकता है, इसको मोटे तौर पर समझने की कोशिश की, क्योंकि इसमें गहराई बहुत ज़्यादा है, इस विषय की पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा है। कभी कभी आसानी से विषय समझने की कोशिश भी बात को समझो में करना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में संत कबीरदास जी के दोहे से शुरुआत की थी, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, वैसे ही मैं रामधारी सिंह दिनकर जी, हाँ मशहूर कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों से अपनी बात को समाप्त करूंगा। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। जी हाँ, ऊपर सिर पर कनक छत्र, कनक मानी सोना, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं है जगत में जाति पूछने वाले। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं ये। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।